नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। 26 जून से अंतरिक्ष में मौजूद शुभांशु शुक्ला धरती पर वापसी के लिए तैयार। अब से थोड़ी देर में 4:30 बजे ISS से अलग होगा उनका यान। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की राष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात। SCO अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन का जताया भरोसा। मानसरोवर यात्रा बहाली की भी सराहना। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 90% से अधिक की गिरावट। थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% दर्ज। सावन का पहला सोमवार आज देश भर के शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक के साथ शिव भक्त कर रहे हैं अपने आराध्य को नमन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 4:30 बजे अंतरिक्ष से पृथ्वी वापसी के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के इस सफर पर एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ होंगे। आज शाम ये 4 सदस्यीय दल ISS से रवाना होकर पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगा। एक्सियोम 4 मिशन की वापसी की प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार 4:30 पर जो है उनका यान ISS से अनडॉक होगा। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि वह सुरक्षित दूरी बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर्स करेगा जिससे धीरे धीरे पृथ्वी के और करीब आएगा। इससे अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। स्प्लैश डाउन यानी पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास होगी। चंद्रयान 3 के 2 साल पूरे होने पर वैमानिक एरोस्पेस के CEO अखंड प्रताप सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की है। अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष में तकनीकी दक्षता का प्रमाण ही नहीं बल्कि ये भारत की वैज्ञानिक आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस मिशन ने स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और युवाओं को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत के अंतरिक्ष भविष्य की नींव है। आज का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की वर्षगांठ है। चंद्रयान 3 जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करना और विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग करना था और इस मिशन ने इसे पूरी सफलता के साथ सिद्ध कर दिखाया। इसरो की यह उपलब्धि न केवल तकनीकी दक्षता का प्रमाण है बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। एक एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि इस मिशन ने हमारे जैसे स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और युवाओं को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है। इसरो और भारत के हर उस सपने देखने वाले व्यक्ति को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का आज पहला सोमवार है। आज हर शिवालय और ज्योतिर्लिंग में हर हर महादेव और बम भोले जैसे जयकारे लग रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं देश भर के शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों की कुछ अद्भुत तस्वीरें, जहां आज सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। वैद्यनाथ धाम में शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना की गई। भोले शंकर की बात हो और काशी का जिक्र न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वाराणसी में पवित्र श्रावण माह के पहले सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई।
वहीं राम की नगरी अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में अनुष्ठान किए गए। शिव जी का प्रिय सोमवार का दिन बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करते हैं, उन पर शिव की विशेष कृपा रहती है। शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प अर्पित कर भक्त भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ शिव भक्तों की ओर से महामृत्युंजय का पाठ भी किया जा रहा है। झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में धाम में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। ऐसे में सावन में भारी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए यहां भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं। हमारे सहयोगी ने इस धाम का जायजा लिया। सावन की आज पहली सोमवारी है और देवाधिदेव महादेव की नगरी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। पूरे सावन भर जो है अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जाता है। देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 2 अर्घा लगाए गए हैं, एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर और दूसरा बाह्य अर्घा जो मंदिर प्रांगण में मौजूद है। 2 अर्घा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण कर रहे हैं लोग। आज सावन की सोमवारी है, विशेष दिन माना जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हें जो है एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यही वजह है कि आज सुबह से ही जो है वो कांवरिया बाबा धाम पहुंचे हुए हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सावन के पहले सोमवार को भगवान ओमकार के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का बाबा ओमकार की पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। भारी संख्या में वहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर नर्मदा जल से महादेव का अभिषेक करने के लिए मंदिर में लंबी कतार में खड़े हैं। पूरे मंदिर में ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाए जा रहे हैं। मंदिर में दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम को बाबा की सवारी निकाली जाएगी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तड़के सुबह से ही शुरू हो गया है। श्रद्धालु ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के नारों के साथ पूरे मंदिर परिसर में मंदिर परिसर जो है गुंजायमान है। मां नर्मदा के जल से भगवान ओंकार का अभिषेक किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि अगर मां नर्मदा के जल से बाबा ओंकार का अभिषेक किया जाए तो 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। बाबा ओंकार सभी की मनोकामना पूरी करे, इसी आस्था और विश्वास के साथ हरिनाथ ठाकुर, डीडी न्यूज़, खंडवा। भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता श्री पार्वती जी का प्रिय मास है। श्रावण मास में 4 सोमवार आ रहे हैं। इस बार चारों सोमवारों को भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज की सवारी निकलेगी, जो कि घाट पे पूजन होकर नौका भ्रमण करते हुए पूरे गांव में प्रवेश करते घूमते हुए रात को करीब 11:30-12 बजे के लगभग मंदिर में प्रवेश करती है। चारों सोमवारों को भगवान का मंदिर का आकर्षक श्रृंगार होगा। साथ में ही दूसरे सोमवार को भगवान श्री ओंकारेश्वर जी का घाट पे रुद्राभिषेक होगा। तीसरे सोमवार को भगवान की सवारी आकर्षक तरीके से निकाले जाएगी और चौथे सोमवार को महासवारी के रूप में भगवान के सवारी निकलेगी। इसमें लाखों श्रद्धालुओं का आना होता है और प्रातःकाल 4 बजे से दर्शन शुरू हो जाते हैं भगवान के, जो कि रात्रि 9:30 बजे तक दर्शन करते हैं। सावन का पहला सोमवार आज संपूर्ण देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भोलेनाथ के भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों की ओर उमड़ पड़े हैं। हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। शिवालयों में विशेष सजावट की गई है और श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, दूध, धतूरा और भांग अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद स्थित प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग दूर दूर से कावड़ लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और सेवा समितियां भक्तों को जल, प्रसाद और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। सावन के इस पवित्र सोमवार को लेकर भक्तों में खास उत्साह है।
अभी हम दुधेश्वर महादेव के गर्भगृह में हैं और अभी हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं। पहला सोमवार है, इसका क्या महत्व है और अगर हम दुधेश्वर महादेव के बारे में पूछना चाहें तो क्या? दुधेश्वर भगवान का आप देखिए कि एक हिरण्य गर्भ में शिवलिंग है। हिरण्य गर्भ के रूप में यहाँ पर जो है रावण के पिता विश्वश्रवा ने इस लिंग को स्थापना किया था और यहाँ पर प्राचीन समय में बहुत बड़ा टीला बन गया था। तो यहाँ पर गाय आती थी कैला गांव की, सोते ही यहाँ आके दूध अपना आप निकल जाता था। तो दुधेश्वर, दूध से प्रसन्न वाला ईश्वर दुधेश्वर, इस रूप में ये प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर सावन के प्रथम सोमवार में लाखों लोग आते हैं और यहाँ आके पूजा करते हैं। सावन के प्रथम सोमवार का मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि क्या महत्व। 40 दिन के लिए यहाँ पूजा करने का परंपरा है। एक परिवार के लोग जैसे आते हैं, सुबह समय में भगवान को जलाभिषेक करते हैं, शाम को एक दिया जलाते हैं, अपनी मनोकामना जो भी होती है उनको पूरा करने के लिए भगवान का, शिव का पूजन करते हैं। सावन का पहला सोमवार है तो हम भी सुबह से लाइन में लगे रहते हैं। आज दर्शन हो गए भगवान जी के। सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो हमारा सिविल फोर्स है वो भी तैनात किया गया है। साथ में पीएसी के भी हमारा रिजर्व फोर्स हमारे पास में है। ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है। पिता अपने बच्चों को कांधे पर बिठाकर महादेव के दर्शन करा रहे हैं, उनका आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। कब से लाइन में लगे हैं? करीब 1.5 घंटे हो गया। 1.5 घंटे लाइन में, 1.5 घंटे के आसपास हो गया है। कैसा अनुभव है आज का आपका? सावन का पहला मास है। भगवान शिव की आराधना है, श्रद्धा स्वभाव सभी का बहुत अच्छी है। प्रशासन ने अपने पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं बेचारे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सहयोग है। कहते हैं कि महादेव को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा के सुमन और एक जल के लोटे से प्रसन्न होने वाले भोले बाबा को आज उनके भक्तगण प्रसन्न करने के लिए लंबी लाइन से गुजरते हुए जयकारा भोले बाबा का लगाते हुए अंदर जा रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है और प्रत्येक श्रद्धालु की यही कामना है कि उसकी सभी मनोकामनाएं महादेव बाबा पूर्ण करें। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सोयश शर्मा, डीडी न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून पुलिस ने इस अभियान के तहत 82 ढोंगी बाबाओं की गिरफ्तारी की। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कालनेमी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गुरुवार को शुरू किए गए कालनेमी अभियान के तहत पुलिस ने अनेक टीमें गठित की हैं। ऐसे विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है जहां ढोंगी बाबाओं द्वारा धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ कर ठगी करने का प्रयास करने की सूचनाएं मिल रही हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है। छदम धार्मिक ऐसे वेश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं। छदम वेशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए। हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार।
नीति आयोग ने सोमवार को नई दिल्ली में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए इंडिया ट्रेड वॉच नामक एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पिछली 2 तिमाहियों में देश के वैश्विक व्यापार परिदृश्य को दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट पिछले 1 साल में भारत के निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डालती है, साथ ही बदलती वैश्विक गतिशीलता और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़ते टैरिफ का विश्लेषण भी करती है। इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि बदलते वैश्विक घटनाक्रम में भारत के लिए नए अवसर प्रस्तुत कर सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने लॉन्च के अवसर पर कहा कि अमेरिकी टैरिफ भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। Country has been talking about this age of uncertainty. Tariffs are put, they are suspended, etc. Now, one effect of that is on the aggregate economy, whether it's the US economy or world economy, and the overall demand for exports from every country. This report and the previous one, which was done by NITI, was that it's very important to focus on the relative tariffs. The report which we've just been presented brings that out very nicely. So that's something to remember when we see hopefully developments over the next several months. महंगाई के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई जून में सालाना आधार पर घटकर 0.13% रह गई। यह अक्टूबर 2023 के बाद से थोक महंगाई की सबसे कम दर है। इससे पहले मई में थोक महंगाई दर 14 महीने के निचले स्तर पर 0.39% पर आ गई थी, जबकि पिछले साल जून में यह 3.43% रही थी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जून में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले थोक महंगाई दर में 90% से ज्यादा की गिरावट आई है। उद्योग मंत्रालय ने बताया कि जून 2025 में महंगाई दर में कमी आने की मुख्य वजह क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और बेसिक मेटल्स की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होने से यह गिरावट आई है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों की कीमत भी कम हुई है। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक जून में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 3.75% की गिरावट आई, जबकि इसमें मई में 1.56% की गिरावट आई थी। सब्जियों की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। जून में सब्जियों की कीमतों में 22.65% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि मई में ये 21.62% थी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के मामले में थोक महंगाई दर इस साल जून में 1.97% रही, जबकि मई में ये 2.04% थी। चुनाव आयोग ने बिहार के लगभग सभी मतदाताओं से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है। बिहार के 80% से अधिक मतदाता पहले ही अपना गणना प्रपत्र जमा करा चुके हैं। ECI नेट में नया सत्यापन मॉड्यूल पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग के इस काम के लिए करीब 1 लाख BLO निरंतर लगे हुए हैं, जिसमें 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त BLO भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के इन प्रयासों को सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख BLA द्वारा पूरक बनाया जा रहा है, जो घर घर जाकर 24 जून 2025 तक बिहार की मतदाता सूची में शामिल हर मौजूदा मतदाता को शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और अन्य कमजोर समूहों की सहायता के लिए 4 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों द्वारा विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून के निर्देशों में इस बात के संकेत दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाएगी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव सबसे पहले होने हैं, इसलिए पहले इस राज्य में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे देश के अन्य राज्यों में आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि वो भारतीय समय अनुसार लगभग 4:30 बजे वो स्पेस से रवाना होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस से। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। नई दिल्ली स्थित ED कार्यालय में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। ये मामला वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में एक भूमि खरीद से जुड़ा है।
भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आधारित एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाएगा। राष्ट्रीय चिंतन शिविर में देश भर के 100 प्रमुख आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं मिलकर भाग लेंगी। इस शिविर में कुल 500 प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा। गंगा तट और काशी के पवित्र घाटों की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि इस शिविर को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्वरूप प्रदान करेगी। इस शिविर का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में युवाओं की अगुवाई में एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना है। हम देश को ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। ये अभियान को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिन के युवा चिंतन के आधार पर हम देश में एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे। जिस मूवमेंट्स का नतीजा ये निकलेगा कि देश के युवा व्यसन मुक्त हो, व्यसन से दूर हो और स्वस्थ भारत के निर्माण में, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे। महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक बहुमत से पारित हो गया है। राज्य में शहरी नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार ने 64 सक्रिय शहरी नक्सली संगठनों की पहचान की है। नए पारित विशेष सुरक्षा विधेयक के तहत अधिनियम के अधिसूचित और लागू होने के बाद प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। नए अधिनियम का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादी संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम करना है। इसमें अपराधों को गैर जमानती और बिना वारंट के गिरफ्तारी की श्रेणी में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मामले में सरकार ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सरकार जितनी कोशिश कर सकती थी सरकार ने की है। यमन दुनिया के दूसरे देशों जैसा नहीं है। ब्लड मनी पूरी तरह से निजी समझौता है। एजी ने कहा कि हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से फांसी की सजा टालने के लिए आग्रह किया है। शेख जैसे कुछ प्रभावशाली लोगों से भी बात की है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। ये एक मामला है जहां सरकार की अपनी सीमा है। ब्लड मनी को लेकर इस मामले में मरने वाले शख्स का परिवार इनकार कर रहा है। उनके परिवार का कहना है कि उनके लिए सम्मान का विषय है, वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को फिर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो शुक्रवार को स्टेटस के बारे में कोर्ट को अवगत कराएं। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 4:30 पर 4:30 बजे अंतरिक्ष से पृथ्वी वापसी के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के सफर पर एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ होंगे। आपको बता दें कि आज शाम ये 4 सदस्यीय दल ISS से रवाना होकर पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा की शुरुआत करेगा। एक्सियोम 4 मिशन की वापसी की प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे उनका यान ISS से अनडॉक होगा। आपको बता दें कि अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बंच करेगा ताकि वो सुरक्षित दूरी बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोअरिंग मैनूवर्स करेगा, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी के और करीब आएगा। इसके अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। स्प्लैश डाउन यानी पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास होगी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी असीम मिश्रा
दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे सहयोगी विकास सिंह लखनऊ से शुभांशु शुक्ला के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विकास सिंह आपसे आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत ही गर्व का विषय है, चूंकि भारत के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापसी कर रहे हैं। ऐसे में अभी जो उनके घर पर जो माहौल है वो कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, घर पे माहौल बहुत ही उत्साहपूर्वक है और सभी की निगाहें इस समय उनकी वापसी पर हैं। लगातार परिवारजन अब देख रहे हैं कि कैसे उनकी जो वापसी है, उनका अनलॉक प्रोसेस है, किस तरीके से वो चलेगा। सभी की निगाहें टेलीविज़न पे ही हैं। अभी चंद पल पहले उन्होंने दूरदर्शन से खास बातचीत में बताया कि पूरा देश गौरवान्वित है, साथ साथ परिवार वाले तो गौरवान्वित हैं ही हैं शुभांशु के। शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे गए, वहाँ पर जो तमाम सारी रिसर्च हुई, अब सभी को इंतजार है कि जो तमाम सारी चीज़ें रिसर्च हुई हैं, किस तरीके से स्पेस साइंस में इनको आगे बढ़ाया जाएगा। खासतौर से ये बात तय है कि गगनयान के लिए शुभांशु का चयन हो गया है। तो गगनयान के चयन के बाद से अब लोगों को ये उम्मीद है कि अगला कदम अब शुभांशु का गगनयान में जब जाएंगे तब तमाम सारे जो घटनाक्रम होंगे, किस तरीके की उम्मीदें हैं आने वाले समय में, जो तमाम सारे युवा हैं जो स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है और साथ ही साथ पूरे भारत के लिए ये गौरव का पल है। चूँकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर में जाना और वहाँ पर लगभग 17 दिन रहना, उसके बाद जब इस तरीके से उन्होंने बात की, उनकी पीएम मोदी से बातचीत हुई, उनके परिवारजनों से बातचीत हुई, तमाम सारे छात्रों से बातचीत की, उन्होंने वहाँ के अनुभव साझा किए और परिवारजनों ने ये भी बात बताई कि उन्होंने यहाँ पर घर बैठे ही लखनऊ में उनको अंतरिक्ष का पूरा नज़ारा दिखा दिया, किस तरीके से वहाँ सूर्योदय होता है, किस तरीके से खाया पिया जाता है। तमाम सारे अनुभव उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ साझा किए थे। अब सभी निगाहें बनी हुई हैं आज जब वो वहां से चल रहे हैं और कल जब यहां पर धरती पर लौटेंगे, उसके बाद अगला कदम उनका यहां पर भारत आएंगे और भारत आने के बाद सबकी निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि उन्होंने तमाम सारी बातें कही, कहा कि लौट के आने के बाद वो जो घर का खाना है वो उन्होंने मिस किया था। तो सभी को इंतजार है, माँ को इंतजार है, बहन को इंतजार है कि आएंगे अपने हाथों से बनाकर जब उनको खाना खिलाएंगे तब वो अद्भुत क्षण होगा, अलौकिक क्षण होगा। शुभांशु के पिता बताते हैं कि बचपन में उनकी इच्छा थी कि शुभांशु आईएएस अधिकारी बने, लेकिन आज शुभांशु जहां पहुंच गए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या आईएएस अधिकारी होते हैं, क्या तमाम सारे अधिकारी, और जो शुभांशु ने किया है पूरी दुनिया उसे सराह रही है, पूरा देश उसे सराह रहा है। आज युवाओं के आइकॉन बन गए हैं शुभांशु और सभी की निगाहें हैं, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्रार्थनाएं हैं कि शुभांशु सकुशल आएं और अपने मिशन को और आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी असीम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, कह सकते हैं कि भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र भारत के शुभांशु शुक्ला पर टिकी है और अब जब वो वापस पृथ्वी के लिए वहां से रवाना होंगे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुभव वो लेकर लौट रहे हैं, जिसका निश्चित रूप से फायदा भारत के अंतरिक्ष अभियान को मिलेगा। बिल्कुल पराक्रम, बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे अनुभव जो हैं वो अपने साथ वो लेकर वहां से अब कुछ ही मिनटों के बाद वो वहां से वो निकलेंगे धरती के लिए, वो निकलेंगे आईएसएस से। पराक्रम, थोड़े से विस्तार में अगर मैं जाऊं और हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी शुभांशु शुक्ला और उनके साथ जो बाकी और 3 लोग गए थे, कुल 4 लोग, वो हम आप अभी जहां हैं धरती पे उससे लगभग 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस, जिसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, वहां पे इस वक्त वो सारे मौजूद हैं। और आज से 18 दिन पहले ये सभी लोग वहां पहुंचे थे, आईएसएस पे पहुंचे थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने थे इनकी टीम को जो कि मानवता के लिए बहुत जरूरी हैं। कुल 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए इनकी टीम की तरफ से और शुभांशु शुक्ला को भी 7 एक्सपेरिमेंट्स करने थे और उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए। तो इस वक्त की ताजा स्थिति ये है पराक्रम अपने दर्शकों के लिए कि अभी इस वक्त वो 400 किलोमीटर ऊपर हैं, आईएसएस पे हैं और अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो अनडॉकिंग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू होगी। अनडॉकिंग किसे कहते हैं? जब आज से 18 दिन पहले यही टीम ड्रैगन कैप्सूल के जरिए आईएसएस पे पहुंची थी, तो
आईएसएस के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं जी। कि जब आप एक कैप्सूल के साथ वहां गए और आईएसएस जो एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, वहां तमाम वैज्ञानिक रहते हैं, उसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। अब वही रिवर्स ऑर्डर में होगा, मतलब कि अब डॉकिंग के बजाय अब अनडॉकिंग की प्रक्रिया अब कुछ ही देर में शुरू होगी। मतलब कि आईएसएस से ये जो ड्रैगन मॉड्यूल है वो उससे सेपरेट होगा, वो अब से कुछ ही देर के बाद होगा। अभी स्थिति ये है कि ये जो अनडॉकिंग की प्रक्रिया है वो सेपरेशन होने से कई घंटे पहले ही उसके अंदर ये जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो अभी समझिए कि अपनी पोजीशन पे वो बैठ चुके हैं। अब जैसे ही ग्राउंड स्टेशन से, अमेरिका से, नासा से जो पूरी सिचुएशन पे मॉनिटर रख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वो जब ग्रीन सिग्नल देंगे, वो कहेंगे, तब ये अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद ये जो पूरा कैप्सूल है वो धरती की तरफ रवाना होगा। अगर आप कुछ और समय दें तो मैं आपको और भी थोड़ी जानकारी से बता दूं, विस्तार से बता दूं कि ये अब इसमें बैठ चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों की वजह से कि आपने बताया कि 4:30 बजे के आसपास अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अनडॉकिंग की प्रक्रिया, चूंकि ये जो आईएसएस है पराक्रम, इसको आप समझिए, आईएसएस खुद भी पृथ्वी कर लगा रहा है और ये जो कैप्सूल है, ये जो ड्रैगन कैप्सूल है, इसको भी निकल के ये भी उस ऑर्बिट में आएगा, तो कहीं दोनों में टक्कर ना हो जाए, क्योंकि वो भी घूम रहा है, इसको भी घूमना है। तो इसीलिए एक जो डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया होती है वो उसके कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रैगन कैप्सूल है जी, इसके गति को, इसकी ऑर्बिट को आईएसएस जो घूम रहा है उसके ऑर्बिट से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे खिसकाना है। उसके ऑर्बिट में आ जाएगा तो फिर दोनों में टक्कर होगी, इसलिए या तो उसको ऊपर दूरी बनाई जाएगी, नीचे जी दूरी बनाई जाएगी। बिल्कुल। तो डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया शुरू, डी ऑर्बिट बर्न की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और अब ये धीरे धीरे ये जो आईएसएस के जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, डेंजर जोन से बिल्कुल ये जो कैप्सूल है वो बाहर हो जाएगा। डेंजर जोन से बाहर होने के बाद फिर धीरे 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 ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में, हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो बहुत ही थिक लेयर है, बहुत ही थिक लेयर है। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही होता है हम सभी के लिए, वैज्ञानिकों के लिए और सभी एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी, क्योंकि उस थिक लेयर में जब ये ड्रैगन कैप्सूल एंटर करेगा तो उसका जो आउटर लेयर है, उस ड्रैगन कैप्सूल का आउटर लेयर, उसका जो तापमान है घर्षण की वजह से वो कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पल होगा और उसी टाइम लगभग 6 से 7 मिनट का वक्त होगा जब ग्राउंड स्टेशन से इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है 6-7 मिनट के लिए, क्योंकि उस वक्त सब कुछ जल रहा होता है, बाहर से बहुत ज्यादा घर्षण होता है और उस वक्त बिल्कुल ही ये लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड स्टेशन से और यही सबसे क्रूशियल मोमेंट होता है। उसके बाद जब इनकी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब इनकी एंट्री हो जाएगी फिर धीरे 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 करके इनको एक निश्चित स्पीड में, फिर कभी मैन्यूवरिंग, जिसको आपने कहा कि मैन्यूवरिंग किया जाएगा, कभी स्पीड इसकी बढ़ाई जाएगी, कभी घटाई जाएगी और ये सारी चीजें होते होते अब ये ग्राउंड स्टेशन पर बैठे हुए लोग, इन्होंने ये फैसला किया है तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए कि ये जो कैप्सूल है इनको हम स्प्लैश डाउन कराएंगे। 2 वर्ड यूज होते हैं, एक टच डाउन। टच डाउन का मतलब कि जब कोई कैप्सूल पृथ्वी पर, लैंड पर जब कोई करता है जमीन पर, उसको हम टच डाउन कहते हैं। जैसे हमारा एयरपोर्ट या हमारा एयरलाइंस होते हैं वो टच डाउन करते हैं, लेकिन चूंकि इनको समुद्र के पानी में उतारा जाएगा इसलिए हम इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। तो ये स्प्लैश डाउन किया जाएगा कल लगभग 3 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार। ये प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशन है कैलिफोर्निया के तट के पास, वहां पे उतारा जाएगा और जब ये सकुशल वहां पे उतर जाएंगे उसके बाद से इन सभी को उस कैप्सूल से निकाला जाएगा और कैप्सूल से निकालने के बाद इनको तुरंत ही मेडिकल सेंटर पे ले जाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पराक्रम, वहाँ पे जीरो ग्रेविटी है और जीरो ग्रेविटी से इतनी हाई ग्रेविटी में आने के बाद से कुछ टाइम लगता है आपको एक्लेमेटाइज होने में, एडॉप्ट करने में। तो लगभग 7-8 दिन 10 दिन का टाइम लगेगा। फिर ये अपने मेडिकल सेंटर में जाएंगे और फिर अमेरिका से फिर ये इधर
भारत। ठीक है असीम, बताया जा रहा है लगभग, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। जी असीम, बताया जा रहा है लगभग 22 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा धरती पर लौटने में शुभांशु शुक्ला और उनके दल को। और जैसा कि आपने बताया उसके बाद चूंकि गुरुत्वाकर्षण में ढलने में पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होता है और वजनहीन वातावरण में रहने से शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि स्पेस के वातावरण से लौटने के बाद धरती के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने की ये जो प्रक्रिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पराक्रम, फिर मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री अभी कुछ दिन पहले देख रहा था। सोयूज कैप्सूल जब आईएसएस पे गया था और उनके अंतरिक्ष यात्री जब पृथ्वी पे आए थे तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में उन्होंने जो एक्सपीरियंस कहा वो मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए वहां हम जीरो ग्रेविटी में, हम सभी रहे होते हैं, हवा में तैर रहे होते हैं और बिल्कुल ही भारहीनता की स्थिति होती है। लेकिन जैसे ही आप अभी जब अनडॉकिंग की प्रक्रिया आपसे शुरू होगी कुछ देर के बाद, अभी भी ये लोग जीरो ग्रेविटी में हैं। जब तक कि इनका वो ड्रैगन कैप्सूल पराक्रम धरती के ग्रेविटेशनल जो जोन है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, उसमें एंटर नहीं कर जाता है, तब तक ये अपने आप को भारहीनता वाली स्थिति में पाएंगे। क्योंकि इन्होंने 14 दिन स्पेस में बिताया है, बिल्कुल ये लोग अभी जीरो ग्रेविटी वाले फॉर्मेट में है। लेकिन जैसे ही ये एंटर करेंगे, आप समझिए कि ये जो घड़ी पहने होंगे ना, जैसे कि मैंने पहना है, अभी धरती पे इसका 10 ग्राम या 100 ग्राम हो सकता है जी, लेकिन यही घड़ी शुभांशु शुक्ला जो पहने होंगे उनको ये लगभग 500 किलो का लग रहा होगा। इतना अंतर होता है मतलब। जो स्पेस सूट वो पहने हैं ना, उनको लग रहा होगा कई हजार टन का मैंने पहन रखा है। जो किताबें, जो एक्सपेरिमेंट के लिए वो चीजें ले गए थे, वो सब इतना ज्यादा उनको लगता है। और ये उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में, एस्ट्रोनॉट्स को मैं सुन रहा था कि वहां तो आपको बिल्कुल नहीं लगता, आप जो भी पहन लीजिए आपको बिल्कुल जीरो ग्रेविटी, आपको कुछ भी भार नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर करेंगे, आपको एक घड़ी का वजन लगा कि मैंने 500 किलो, 1000 किलो का घड़ी पहन रखा है जी। तो ये सारी चीजें वहां पे फील होती हैं। और जब वो सारी चीजें प्रोसेस में होती हैं, जो एक आउटर टीवी कैमरा लगा होता है, वहां से वो सारी चीजें भी देख पा रहे होते हैं जो अंदर बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स हैं। और वही सारी चीजें ग्राउंड स्टेशन पे भी वैज्ञानिक देख रहे होते हैं। तो वो साइकोलॉजिकली आप समझिए कि बहुत ही ज्यादा ये एग्जॉस्टिंग पल होता है उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए जो वहां बैठे हुए हैं। आपने कहा कि 22.5 घंटे, बिल्कुल 22.5 घंटे का टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं जैसे कि लोग सोचते हैं कि जाते टाइम आप कैप्सूल में बैठ गए और रॉकेट सीधे आपको ऐसे करके ऊपर ले गए और आईएसएस में आप पहुंच गए। ऐसा नहीं होता है। जाते वक्त भी 18.5 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि वो पृथ्वी के ऑर्बिट्स में वो ऐसे स्पाइरली वो घूमते हुए चले जाते हैं, तो इसलिए उनको टाइम लगता है। सेम चीजें वो आते हुए भी इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसमें वो फिर मनोवरिंग होती हैं। उसमें कभी आपकी स्पीड को स्लो किया जाता है, कभी उसको हाई किया जाता है। तो इसलिए ये नहीं कि सीधे वहां से निकले और ऐसे ड्रॉप हो गए, ऐसा नहीं होता है। जो उसका पाथ है, ऑर्बिटल पाथ है, उसको फॉलो करते हुए धीरे 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 आपको यहाँ सुरक्षित आपको आना है। तो उसमें 22.5 घंटे का टाइम। अब से कुछ दिन पहले आपको पराक्रम याद होगा, इसरो के वैज्ञानिक, हम जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद गगनयान के जरिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस में जाएंगे। तो इसरो ने क्या किया? इसरो ने ये कहा कि अभी हम एक मॉडल क्रू भेजेंगे। कोई इंसान नहीं होगा, एक क्रू होगा, मॉडल क्रू होगा, हम उसको भेजेंगे स्पेस में और वो फिर उसकी री एंट्री कराएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उतारेंगे। उसमें इसरो बहुत कामयाब हुआ। उस क्रू मॉड्यूल को, जिसमें कोई इंसान नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट्स थे, उनको उन्होंने आईएसएस पे भेजा और आईएसएस पे भेजने के बाद फिर उनकी री एंट्री हुई, री एंट्री कराई गई और उनको फिर हिंद महासागर में उसको उतारा गया। तो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इसरो की तरफ से किया जा चुका था। अब जब शुभांशु शुक्ला आएंगे और जब फिर इंडिया वो आएंगे, तो वो अपने अनुभव जो इसरो के वैज्ञानिकों के साथ साझा करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि अब से कुछ ही महीनों के बाद गगनयान मिशन की शुरुआत होगी, तो वो जो उनका अनुभव रहा, 14 दिनों का अनुभव, वो अपने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेयर करेंगे और उनसे फिर पता चल पाएगा कि हमें गगनयान मिशन में किस तरह की चीजें, किस तरह के और सुधार, किस तरह की और भी अपडेट करने की जरूरत है, ताकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं
वो अच्छे से वहां जा सके, एक्सपेरिमेंट्स कर सके और फिर सफलतापूर्वक धरती पर वापस आ सके। लेकिन इसके साथ साथ असीम, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं जो कि शुभांशु शुक्ला के घर पर ही मौजूद है। विकास, देखिए कैसा माहौल है ये तो हमने आपसे जानने की कोशिश की, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ ये भी है कि अब जो घर वाले हैं शुभांशु शुक्ला के, उनकी यही कामना होगी कि वो जो है बहुत ही सफल तरीके से बगैर किसी परेशानी के वो धरती पर लौट आए। क्या आपकी उनके परिवार वालों से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है इस संदर्भ में? जी बिल्कुल, परिवार वालों से हमारी कुछ ही मिनट पहले बातचीत हुई है। उन्होंने बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल जब वो यहाँ पर आएंगे, इसके बाद जो उनके आगे के मिशन हैं उनको वो पूरा करें, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष स्टेशन से ही उन्होंने परिवारजनों से वीडियो कॉल पे बात की थी और तमाम सारे वहाँ के अनुभव उन्होंने साझा किए थे, दिखाए थे। वहाँ पर किस तरीके सूर्योदय होता है, वहाँ पर देखा जा सकता है, वहाँ से वहाँ पर रखी चीज़ें किस तरीके की हैं, स्पेस स्टेशन में किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके की दिनचर्या रहती है, तमाम सारी बातें उन्होंने परिवारजनों से बताई थी। उनकी बातचीत एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। तो बिल्कुल अब लोगों को इन लोगों को इंतजार है आज के दिन का, जब 17 दिन बाद अंतरिक्ष में रहकर शुभांशु वहां से वापस आ रहे हैं, और वापस आने के बाद जब वो धरती पे आएंगे तो उस दिन उनको रखा जाएगा चिकित्सकीय उसमें, और उसके बाद वो उनकी भारत वापसी कराई जाएगी। तो भारत वापसी में वो कहाँ आएंगे अभी ये प्लान तय नहीं है कि सीधे बेंगलोर आएंगे, दिल्ली आएंगे, लेकिन फिलहाल उनको इसी पल का इंतजार है कि जब शुभांशु यहाँ पर लौट के आएंगे तो उनसे परिवारजनों से उनकी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। और सभी की ये प्रार्थना है, चूंकि आज सावन का पहला सोमवार था, तो उनकी माता जी ने बताया कि हम सुबह 6 बजे से ही भगवान शिव के मंदिर गए, हम तमाम सारी प्रार्थनाएं की, अभिषेक किया और उनके सुनहरे भविष्य के लिए और कामना की, सकुशल वापसी की कामना की। लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी है। शुभांशु के परिवारजन ही नहीं, तमाम सारे लखनऊ वासी हों या देशवासी हों, सभी उसके सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्योंकि शुभांशु आज इस परिवार का ही गौरव नहीं है, पूरे देश का गौरव है। जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया है भारतीय वायुसेना के बाद, वो जिस तरीके से वो अंतरिक्ष में गए और वहां पर जो चीजें लेकर लौटे हैं, जो अनुभव लेकर लौटेंगे, वो स्पेस साइंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। गगनयान में उनका चयन हो चुका है। उसके आगे की जो बात कही जाती है, भारत का अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, उस दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा और शुभांशु के अनुभव तमाम सारे बहुत आगे काम आएंगे। तमाम सारे वैज्ञानिक शोधों में, जिस तरीके के शोध उन्होंने वहाँ किए, जैसा कि असीम ने जानकारी दी कि लगभग 60 शोध वहाँ किए गए हैं और 7 उनमें से शुभांशु ने किए हैं। तो उन सभी शोध का अनुभव तमाम सारे वैज्ञानिक लेंगे और उसके अनुसार अपनी आगे की जो रणनीति होती है, आगे के जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई एक दिन के कार्यक्रम नहीं होते हैं, इन कार्यक्रमों में आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले समय काफ़ी जो है कह रहे हैं भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में धीरे कदम चले, लेकिन हमने देखा पिछले 1 दशक में जिस तरीके से भारत ने प्रगति की है, वो दर्शा रहा है कि हम अपने आने वाले समय में चंद वर्षों में ही काफ़ी आगे जाने वाले हैं। यह तय है, तीव्र गति से काम हो रहा है और ये चीज़ें स्पष्ट हैं। भारत का युवा चाह रहा है कि भारत आगे बढ़े, खासतौर से अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर तमाम सारे जो शोध किए गए हैं, आने वाले युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है। और आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला की ISS से धरती पर वापसी की प्रक्रिया जो है अब से कुछ ही देर में वो शुरू हो रही है और उसकी जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विकास सिंह भी हमको जानकारी दे रहे हैं शुभांशु शुक्ला से। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं जो कि स्पेस एक्सपर्ट हैं। रतन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यही सवाल है सर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए बहुत गर्व और गौरव का एक क्षण है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला के माध्यम से पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और निश्चित रूप से इसके बहुत सकारात्मक जो परिणाम है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस अभियान है उसके लिए कामगर साबित होंगे। रतन श्रीवास्तव जी। जी धन्यवाद। जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और
इसरो ने जब ये तय किया था कि हमारा एक एस्ट्रोनॉट जाए एक्सियम 4 मिशन पे, तो उसका एक यही पर्पस था कि हम एक बार अपने गगनयान के पहले एक अपना अंतरिक्ष यात्री भेज सके, ताकि अंतरिक्ष यात्रा का हमको एक अनुभव हो सके। अनुभव होने के साथ साथ उसके साथ जो हमारा अंतरिक्ष में जाएगा गगनयान, उसमें 3 यात्री होंगे, तो यदि एक यात्री पहले एक्सपीरियंस कर चुका होगा, उसको अनुभव होगा, तो वो पायलट कर सकता है और उसको आगे ले जा सकता है। मेरे ख्याल से इस मिशन में हम कामयाब रहे हैं। इसके साथ साथ इसरो ने जो उनके साथ कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करवाने थे, वो एक्सपेरिमेंट्स भी हमें आगे काम आएंगे गगनयान को ले जाने में। तो ये एक श्रृंखला के रूप में हमको देखना चाहिए, जिसकी पहली श्रृंखला थी ग्रुप कैप्टन शुक्ला का जाना, और अब दूसरी श्रृंखला होगी गगनयान। इसके साथ साथ श्रीवास्तव जी देखिए, जब हम पूरी दुनिया की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसरो की साख है वो निश्चित रूप से बड़ी है। भारत के अब तक के जो अंतरिक्ष अभियान रहे हैं उस पर हम ये कह सकते हैं कि हम शीर्ष में हम शामिल हैं। दुनिया के जो शीर्ष देश हैं जो कि बेहतर कर रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उसमें हम चाहे बात हो शोध की, चाहे बात हो स्पेस मिशन की, तो उसमें हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि हम इसे मान सकते हैं। ये कुछ हद तक ये सही है, और इसमें ये ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि जो अंतरिक्ष यात्री के लिए चयन की प्रक्रिया होती है, जो उसके टेस्ट होते हैं, जो उसका पूरा एक प्रोटोकॉल है, वो हम भारत ने, इसरो ने बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर लिया है। और उसको डेवलप करने की वजह से ही हमने एक नहीं 3 एस्ट्रोनॉट की टीम तैयार की है, 4 की टीम तैयार की है। उनमें से पहले एस्ट्रोनॉट जो गए वो शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुक्ला थे। इसमें भारत की उपलब्धि है यहाँ तक कि हमने एक प्रोटोकॉल जो तैयार किए हैं, और हमने जो एक पूरा टेस्ट का मॉड्यूल तैयार किया है, और जो हम गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक ये पर्टिकुलर एक्सियम 4 का मिशन है, तो एक्सियम 4 तो आप जानते हैं एक प्राइवेट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमारे देश का काम करना, इसरो का काम करना भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए एक नई उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को हम शायद आगे भी ले जा सकते हैं, जब हम देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है इसरो के साथ, और इसमें इन स्पेस भी एक अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल ठीक है। रतन श्रीवास्तव जी आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मिश्रा जुड़े हुए हैं। असीम देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर रतन श्रीवास्तव जी कर रहे हैं और उसको ही आगे बढ़ाते हुए, इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट जो है ISS से जो अब अनडॉक होगा, इसके दौरान शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जो प्रयोग किए वो पूरी तरह से स्वदेशी किट और तकनीक पर आधारित थे। इस पर मैं चाहूंगा असीम थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं, क्योंकि देखिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग IISc बेंगलुरु और IIT जैसे संस्थानों ने ये किट बनाए थे, तो ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये भी गौर करने वाली बात है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा पराक्रम। देखिए 7 एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला को करने थे, उन्होंने उन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को किया और उनकी टीम 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन हम भारत के एक्सपेरिमेंट्स पे अगर रहें तो 7 एक्सपेरिमेंट करने थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिए ये था कि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में गगनयान के जरिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे और भी वहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फ्यूचर मिशन में ये सारे काम होंगे। तो उसमें एक था मायोजेनेसिस का। देखिए मायोजेनेसिस की जो बात होती है, अभी हमने देखा जब सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट जब वहां गई थी और वो अपने 9 दिनों के मिशन पे गई थी और लगभग उनको 9 महीने तक वहां पे रहना पड़ गया ISS पे। आप समझिए कि सिर्फ 9 दिनों के लिए वहां गई थी वो, और उनकी टीम को 9 महीने तक वहां पे रहना पड़ गया। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि जब आप स्पेस में होते हैं, जीरो ग्रेविटी में होते हैं, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। मांसपेशियों में क्षीणता जो है, जो लॉस है वो विजिबल होता है और धीरे धीरे ये आपके बोन्स को, बोन डेंसिटी को, आपके पूरे हेल्थ को भी कहीं न कहीं। शुभांशु शुक्ला को ये प्रयोग करना था मायोजेनेसिस का कि क्या फ्यूचर जनरेशंस में
अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स वहां जाता है और उसको लंबे वक्त के लिए रहना पड़ता है, तो कोई ऐसी तरकीब हो, कोई ऐसी तकनीक हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे कि अगर वो वहां ज्यादा दिन तक रहता है तो उनमें जो मांसपेशी का जो लॉस है वो ना हो सके। तो ये मायोजेनेसिस की, उसको मायोजेनेसिस कहते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण की फ्यूचर मिशन के लिए कि मांसपेशियों में जो लॉसेस हैं वो ना हो, इसके लिए एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। दूसरा, कुल 7 एक्सपेरिमेंट किए। दूसरा उन्होंने ये किया कि माइक्रो एल्गी, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, उनको आप खा सकते हैं। तो अगर आप वहाँ बहुत दिनों तक रहते हैं और आपको एनर्जी की जरूरत है, उन तमाम न्यूट्रिशंस की जरूरत है, तो क्या हम इस तरह के एल्गी को वहाँ डेवलप कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस में अगर हम उसे ले जाएं तो हम उसे अपने खाने में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा था। इसी तरह से एक वाटर बेयर को भी ले जाया गया था। ये देखिए, बहुत ही इसको लेकर काफी चर्चाएं हुई वाटर बेयर को लेकर। पराक्रम, वाटर बेयर एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक एनिमल है और ये इतना सूक्ष्म है कि इसे तो आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी विपरीत परिस्थिति में, और ये जो वाटर बेयर है इसको आप वॉल्केनो में भी साइंटिस्टों ने खोजा है कि वॉल्केनो में जहां आप सोचिए कि ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वहां कई हजार डिग्री टेम्परेचर तापमान होता है, वहां भी ये जीव पाया गया है। समुद्र के गहरे हिस्से में भी पाया गया है। तो जहां भी आप विपरीत परिस्थिति आप सोच लीजिए अपने मन में, वहां पे ये जीव अच्छे से अपना तो वहां पे वो जी रहा है। ठीक है, ठीक है। असीम यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, असीम यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे ये तस्वीरें आप जो इस वक्त देख रहे हैं, शुभांशु शुक्ला की ISS से धरती की वापसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं वहाँ पर और प्रॉपर उनसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और उसके बाद अब आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि इट कंटिन्यूज इट्स डिपार्चर, मतलब डिपार्चर की शुरुआत हो चुकी है। सीरीज ऑफ 4 इज नाउ अंडर वे। बाकायदा जो कमांड आ रहे हैं उसको यहां पर लिखित में दिया जा रहा है, हम आपको बता दें। तो ये जो प्रक्रिया है अब शुरू हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापसी कर रहे हैं। शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन पूरा करने के बाद साथियों के साथ धरती पर लौटेंगे। सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन पूरा करने के बाद शुभांशु शुक्ला मंगलवार को भारतीय समय अनुसार लगभग 3 बजे के बाद वो धरती पर लौटेंगे। The crew is now going to start doffing or removing their spacesuits and getting settled in for their 22.5-hour journey back to Earth again, with that splashdown targeted for tomorrow morning, July 15th, off the coast of California. And as a reminder, just like during its approach to the International Space Station, Dragon's departure in deorbit is designed to be fully autonomous, requiring no action from the crew on board. However, unlike Dragon's arrival, there are no hold points during the departure sequence. Therefore, it takes a lot less time to leave the vicinity of the space station than to arrive. So we just had confirmation of that second departure burn being completed, and that is the second in a series of 4. However, it's the only one that was left within the vicinity of the space station. The next departure burn will take place about 45 minutes from now, after Dragon is well on its way back to Earth and outside of the approach ellipsoid. Dragon is now about 195 meters away from the International Space Station and should be crossing the Keep Out sphere momentarily. And we just heard confirmation that Dragon has exited the Keep Out sphere. Again, the Keep Out sphere is an invisible 200-meter line centered on the space station. It's one of several safety zones set up to govern spacecraft arriving and departing from the International Space Station.
While spacecraft are inside the keep-out sphere, they have to be configured where they would not cross into the imaginary boundary for at least 4 orbits, even if the spacecraft lost all maneuvering. The next major milestone for Dragon's departure will be exiting the approach ellipsoid. This is planned to take place about 13 minutes from now. Dragon Station, Houston on the Big Loop. Dragon has exited the keep-out sphere. Dragon copies. Station copies. Station looks beautiful. Dragon Grace, if we didn't have a shutter constraint, you could see us waving. All right, Grace copies. So now that Dragon has exited the keep-out sphere, the next major milestone for Dragon is crossing the approach ellipsoid. That will take place a little over 10 minutes from now. That approach ellipsoid is another imaginary shape similar to the keep-out sphere, but this time it's a 3-dimensional ellipsoid measuring 4 kilometers by 2 kilometers by 2 kilometers. And one of the key differences with the approach ellipsoid is that vehicles outside of it have to be on what we call a 24-hour safe free drift trajectory. This means the spacecraft would not cross into the approach ellipsoid for at least 24 hours, even if it... तो अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हो चुके हैं शुभांशु शुक्ला। निश्चित रूप से ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है, ये क्षण बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वो शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहुंचे थे, उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा करके वो वापस से धरती पर लौट रहे हैं। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी असीम मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। असीम, हम जब चर्चा कर रहे थे, देखिए एक बार फिर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये क्षण बहुत ऐतिहासिक है, ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के अंतरिक्ष अभियान की यदि हम बात करें तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाला जो भारत का भविष्य है, वो इस स्वर्णिम सफलता के आधार पर अपनी नई अंतरिक्ष तक पहुंचने वाली इमारत को खड़ा कर सकेगा। असीम, इस क्षण के बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल पराक्रम, और मुझसे और हम तमाम दर्शकों से ये कहेंगे कि वो सुने। अब से कुछ देर पहले जब शुभांशु शुक्ला खुद उन्होंने कहा कि किस तरह से वो वहां से आईएसएस से वो फील कर रहे हैं और क्या वो महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने जो मैसेज दिया कि एक गर्व का क्षण है ये भारत के लिए और आगे बढ़ता हुआ भारत है ये, और उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा, हर मामले में भारत, हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला खुद वो आईएसएस में थे और उन्होंने ये कहा धरतीवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए कि ये वाकई गर्व का क्षण है, गर्व का पल है, गौरव का पल है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान अब रुकने वाला नहीं है, हिंदुस्तान अब आगे बढ़ता ही जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए कि कुछ ही लोग वहां तक जा पाते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि देखिए हम भी जाएं, लेकिन आईएसएस तक पहुंचना और ये कोई सामान्य बात नहीं है। और तमाम लोग होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो, लेकिन एक बहुत ही कड़ी परीक्षा के बाद, एक बहुत ही टफ सिलेक्शन के बाद इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट किया जाता है। आप समझिए कि एक वहां पे जीरो ग्रेविटी में रहना, 17-18 दिनों तक रहना, मेंटल लेवल पे किस तरह की वो एक मजबूती चाहिए होती होगी, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो वहां पे रह रहे थे और ये जो लोग जो गए थे, चारों एस्ट्रोनॉट, वो किस कदर मेंटली, मानसिक स्तर पर कितने मजबूत होंगे कि जहां पे कुछ भी नहीं है, आप वहां पे जीरो ग्रेविटी में है, आपको वहां पे खाने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, जैसे आप धरती पे हम और आप चलते उठते बैठते लोगों से मिलते हैं, वो बिल्कुल ही अलग दुनिया है, बिल्कुल ही अलग दुनिया है। इस बात को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लें, क्योंकि वहां पे सब कुछ अलग है। आपके खाने के तरीके अलग हैं, आपके सोने का तरीका अलग है। वो जब अपनी माताजी से बात कर रही थी और उनकी माताजी ने अभी कुछ देर पहले तमाम टीवी चैनल्स को इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से वो स्पेस सूट में एक सूट में और वो अपने आप को ऐसे जिप लगा के और वो सोया करते थे।
खाने की चीजें, तो आप वहां पे बिल्कुल ही सब कुछ डिफरेंट है जी। और उस एटमॉस्फेयर में जीना, उस एटमॉस्फेयर को अपने अंदर आत्मसात करना, उस एटमॉस्फेयर में अपने जो एक्सपेरिमेंट्स जो आपको यहाँ से दिए गए थे, जो टास्क दिया गया था, पीएम ने कहा था कि हम आपको कुछ टास्क देते हैं, उन तमाम होमवर्क को वहां पे करना, बखूबी करना, उसको अंजाम तक पहुंचाना और उसके बाद वापस आना धरती पर, ये अपने आप में एक बहुत ही गौरव का, बहुत ही ऐतिहासिक पल होता है पराक्रम। हम आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद वहां पे गया है वो उसकी जुबानी जब वो आएंगे और बताएंगे, आप समझिए कितना रोमांचकारी होगा कि वो सारी बातों को बताएंगे। हम सुनीता विलियम्स को हमने सुना था, वो सारी चीजें जब बताती थी, तो ये बहुत ही रोमांचकारी होता है, बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये। और हम जानते हैं कि इस मिशन के जरिए इसका जो रिजल्ट होगा वो आने वाले फ्यूचर मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सबसे इमीडिएट जो हमारा फ्यूचर मिशन है वो गगनयान का है। और शुभांशु शुक्ला जब आएंगे, वो अपने अनुभव को जब बताएंगे अपनी पूरी टीम के साथ, तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में गगनयान मिशन में जो कुछ भी होगा उसमें इस मिशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इस मिशन के जो अनुभव हैं, वो बहुत ही कारगर और बहुत ही कामयाब साबित होंगे फ्यूचर में। न सिर्फ गगनयान के लिए, बाकी हम जानते हैं कि मंगल पे, चांद पे हम जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, कॉलोनीज बसाना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए ये एक रास्ता खोल देगा और उस रास्ते पर भारत अब आगे बढ़ चुका है, भारत आगे बढ़ चला है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये जो समय है वो भारत का समय है, यही समय है, सही समय है। और इस बात को हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को एक बढ़ावा दिया जा रहा है, एक बूस्ट दिया जा रहा है, ये आज तक कहीं कभी नहीं हुआ था और हम इसकी वानगी को समझ पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तपस भट्टाचार्य अभी जुड़ चुके हैं। देखिए तपस, हम ये महत्वपूर्ण है चूंकि अब जब ये जो समय है, ये क्षण चूंकि ऐतिहासिक क्षण है और ऐसे में शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भारत की तस्वीर पर बात करते हुए कहा था कि साल 1984 में राकेश शर्मा ने जो भारत देखा था, उस भारत को हम देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेकिन जो आज का भारत है वो महत्वाकांक्षी है, निडर है और आत्मविश्वासी और गर्व से भरा हुआ भारत है। और जो राकेश शर्मा ने पंक्तियां दोहराई थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही उन्होंने भी दोहराया था। इसी वजह से जो आपने सारी चीजें कही, इसी वजह से कहाँ से अच्छा आज भी भारत है हमारा, तो ये दर्शाता है कि किस हद तक उनके अंदर वो भारत के लिए प्यार है। वहाँ पे गए, वहाँ पे भी वो प्यार दिखा, झलका और उनकी शब्दों में वो बयां किया गया। अभी अनडॉकिंग हो चुकी है, अभी एक और मैन्यूवर है, 45 मिनट बाद एक और मैन्यूवर किया जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों को, दर्शकों को जानने के लिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लोग सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या एक जगह पे स्टैटिक है, क्या एक जगह पे खड़ा रहता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये करीब 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे के से एक ऑर्बिट करता है पूरे हमारे पृथ्वी का। तो जब ये इतनी स्पीड से चक्कर लगाता है, उसके साथ जब अनडॉकिंग होती है, तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना प्रिसिशन रखना होता है कि एक एक चीज़ कंप्यूटर के सहायता से प्रिसाइज होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ अहम है कि ये आज करीब 4:45 के बाद ये अनडॉकिंग शुरू हुई। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 3 बजे के करीब ये कोलंबिया के तट के पास ये आएगा और 580 पाउंड का सामान इतने भार का सामान, जो साइंटिफिक जो टेस्ट किए थे, जो वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें थी, वो सब लेके आएंगे और उनको 7 दिन का उनको रखा जाएगा आइसोलेशन पे, उनको रिकवर करने के लिए दिया जाएगा 7 दिन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है इसमें ये है कि भारत के लिए, जैसे बता रहे थे, भारत का गगनयान, भारत का जो मिशन है, गगनयान मिशन, ऑलरेडी इसमें 33,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक दे दिया गया है कि इससे आप शुरू कीजिए। एक हमारा खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा, हमारे खुद के लोग जाएंगे, मैन मिशन जो किया जाने की कोशिश की जा रही है मून में, यानी चंद्रमा में मैन मिशन किया जाएगा, उसके लिए किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने की कोशिश की जा रही है और ये सब चीज़ें उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा ये शुभांशु शुक्ला के इस मिशन से, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस वो लेके आएंगे, वो जो बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा चीज़ किया गया, वो भारत के लिए और पूरे समग्र विश्व के लिए
बहुत अहम होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ समग्र विश्व के लिए, भारत के लिए तो है ही, क्योंकि एक समय था जब हम लोगों को टेक्निकल चीज़ें बताई नहीं गई थी, हम लोगों को रॉकेट्स की तकनीक इन सब चीज़ों से हमें दूर रखा गया था। और आज हम दिखा रहे हैं पूरे विश्व को कि आप जितना हमें इन सब से दूर रखेंगे, हम उससे ज़्यादा और आपको करके दिखाएंगे। और ये पूरे के पूरे जितने भी, हम बार बार कहता हूँ, भारत की जो ये सफलता है, ये भारत की सिर्फ नहीं है, पूरे ग्लोबल साउथ की सफलता है। और भारत जैसे नेतृत्व कर रहा है, विश्व गुरु जैसे नेतृत्व कर रहा है, वो बहुत अहम हो जाता है पूरे विश्व के लिए, कि जहाँ पे हम बता रहे हैं पूरे विश्व को कि कैसे कम से कम पैसे में, सुविधाओं के कम से कम उपयोग से हम लोग इतना बड़ा एक कर सकते हैं जो मिशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सुभांशु शुक्ला आएंगे, उनका जोर से स्वागत किया जाएगा। पूरे के पूरे जितने भी स्पेस साइंटिस्ट, पूरा का पूरा महकमा जो है, उनके दीदार को तरस रहा है। और वो खुद, आई एम श्योर वो खुद भी एक्साइटेड है। लेकिन भारत के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि भारत का सपूत विश्व में इस तरीके के मिशन पे गया है, और वहाँ से पूरे विश्व को कह रहा है कि आज भी भारत उतना ही सुंदर है, आज भी भारत उतना ही देखने में प्रिय है। बिल्कुल, एक्सियोम 4 मिशन को लीड करते हुए शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे थे। और जब वो यहाँ धरती से अंतरिक्ष की ओर अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तब भी उनके जो माता पिता थे वो गर्व से भरे हुए थे। और अब जब वो वापस लौट रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया है शुभांशु शुक्ला के माता पिता की, आइए जरा वो सुनते हैं। आज शुभांशु की धरती वापसी हो रही है अंतरिक्ष से, और पूरी निगाहें पूरी दुनिया की इसको लेकर बनी हुई हैं। हमारे साथ शुभांशु के परिजन मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं और इस घड़ी का, इस पल का किस कदर इंतजार कर रहे हैं। आज शुभांशु लौट रहे हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को तो बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा जो है मिशन पूरा करके वापस हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और मिशन भी उसका अच्छी तरह सक्सेस रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बेटा मिशन पूरा करके धरती पर वापस आ रहा है। हम तो बस वेट कर रहे हैं कि कल किसी तरह लैंडिंग हो उनकी, और सक्सेसफुल वो वापस आ जाएं। बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जब स्पेस स्टेशन पे वो थे, आप लोगों से भी उनकी बात हुई, तमाम सारे अनुभव भी उन्होंने साझा किए आपसे? हाँ, नहीं, अनुभव उन्होंने पूरा साझा किया, सभी बताया उसके स्पेस के अंदर कैसे रहते हैं, कहाँ पर लैब है, और जहाँ पर सोते हैं कैसे सोते हैं, बेल्ट बांध कर वगैरह जो है वो अपने को बांध लेते हैं। रात में खड़े होकर सो जाएं या कहीं भी सो जाएं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और वहाँ से हम लोगों को पृथ्वी का भी दिखाया कि पृथ्वी कैसी लगती है, समुद्र का रंग कैसा होता है, पहाड़ के रंग कैसे होते हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाया। सनराइज़ भी दिखाया। बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, उसको देखकर जो है हमको लगा कि ये नई दुनिया के जैसे होता है। शुभांशु की ये यात्रा स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय के लिए। जो नए लोग हैं, जो करना चाहते हैं, जो अदर साइंटिस्ट हैं, और विज्ञान में भी एक कदम आगे बढ़ा है भारत। नहीं, भारत अब इधर जो है प्रयास, इधर काफ़ी समय से, मतलब करीब 8-10 साल से इस बारे में बहुत ही जो है प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हम तो यही कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही ये संभव हो रहा है। और जो हुआ है, इसके पहले भी कभी मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। मतलब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही नासा के द्वारा ये कंबाइंड जो है मिशन जो गया है, इसमें हमारा बेटा गया, तो ये उन्हीं के प्रयास से है। माता जी, इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है, आपको भी, अब बस निकलने ही वाले हैं। हाँ, इंतजार है बहुत ज़ोरों से, ज़बरदस्त। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देश तो इंतजार कर ही रहा है, और हमको तो सबसे ज़्यादा इंतजार है कि हम अपने बच्चे से कब मिलें, कितनी जल्दी मिलें। वहाँ से भी उन्होंने आपसे बात की जब अपने मिशन पे गए, क्या कुछ कहा, कितना भावनात्मक था? भावनात्मक कुछ नहीं, सब उसने, वो तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता, हंस हंस के उसने सब चीज़ें वहाँ की बताई कि ऐसा है, मतलब यहाँ पर सब बहुत बढ़िया है, यहाँ से अच्छा लग रहा है। बहुत सारे नज़ारे, धरती की खूबसूरती सब दिखाई उसने ऊपर से हमको, सूर्योदय भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया वहाँ से। और बहुत बहुत खुश था वो कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बस हम लोग, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और हम लोग आते हैं जल्दी, आपसे मिलते हैं आके। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। तो ये प्रतिक्रिया थी गर्व से भरे हुए उन माता पिता की जिनका बेटा शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस
धरती की ओर अब लौट रहा है। इसी के साथ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एक बार फिर आपका स्वागत। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो अलग हो चुका है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो हैं वो अब धरती के लिए, अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रीवास्तव साहब, आपसे समझना चाहूँगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीवास्तव साहब से हम बात करेंगे, लेकिन रुक करेंगे हमारे सहयोगी असीम मिश्रा का। असीम, देखिए, हमने माता पिता की प्रतिक्रिया अभी सुनी और निश्चित रूप से वो माता पिता गर्व से भरे हुए हैं। माँ हालांकि थोड़ी भावुक नजर आई, लेकिन जो इंतज़ार है वो धरती पर सकुशल लौटने का इंतज़ार है। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे पहले कि ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब जो उनका ड्रैगन धरती पर पहुंचेगा, समझना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से ऑटोनोमस काम करेगा या फिर इसको लेकर के शुभांशु शुक्ला जो कि जैसे लीड में है, वो ग्रुप कैप्टन है, तो वो उनको वहाँ पर जो धरती पर लाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कैसे हम समझें इसकी तकनीक को, नीचे धरती पर लौटने की जो प्रोसेस है उसको? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पराक्रम आपका। इसमें जितनी तैयारी ग्राउंड स्टेशन पे जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट बैठे हैं जी, जितनी तैयारी उनको करनी पड़ती है, उतनी ही तैयारी जो उस ड्रैगन कैप्सूल में बैठे हुए एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है। दोनों के अपने अपने टारगेट्स हैं, अपने अपने काम है जिनको कि करना है, तो दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। इस बात को समझिए आपको जी, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेशन पे जो वैज्ञानिक बैठे हैं, यहां से जब गो का सिग्नल जाता है, जो मिशन डायरेक्टर हैं जब वो गो का सिग्नल देते हैं, तभी जाके अनडॉकिंग की प्रक्रिया वहां पे स्टार्ट होती है। ओके। और अभी हमने बताया कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया हो चुकी है और ये अब धरती की तरफ रवाना हो चुके हैं ये चारों एस्ट्रोनॉट। इसमें सारी प्रक्रिया सिंक्रोनाइज्ड वे में धरती पर बैठे हुए कंट्रोल रूम से लेकर और वहां जो उस ड्रैगन कैप्सूल में बैठे हुए जो चारों यात्री हैं, ये तमाम लोग आपस में एक सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। ये लगातार एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं, लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क में बने रहते हैं। लगातार उनको ग्राउंड से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां कैसी हैं, जब वो उतरेंगे वहां पे किस तरह की स्थितियां होंगी, ये तमाम चीजें लगातार उनको वहां पे पहुंचाई जा रही होती है और फिर वो उसी हिसाब से वहां से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। एक बात। दूसरी बात की, जब ये लगभग पृथ्वी से 100-150 किलोमीटर ऊपर तक आ जाते हैं, उसके बाद से चीजें और भी बदल जाती हैं। उसके बाद से क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये जो पूरा कैप्सूल है उसमें 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जी। 3 कंपार्टमेंट्स में से बीच वाला जो कंपार्टमेंट है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में कह रहा हूं, जो सबसे ऊपर वाला कंपार्टमेंट है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो बर्न हो जाता है। जो नीचे वाला पार्ट है वो भी उससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा। बीच वाला पार्ट जिसमें कि ये जो चारों एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं जी, इनकी जो वापसी है वो पृथ्वी पर हो पाएगी। ये बहुत ही, और जब ये दोनों डिटैच हो रहे होते हैं उस वक्त भी सोचिए कि एक धक्का लग रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीजों को वो देख रहे होते हैं मॉनिटर पे, जो आउटर जो टीवी लगे होते हैं उनके जरिए ये तमाम एक्टिविटीज को ये चारों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो देख रहे होते हैं। तो जब ये सेपरेट होते हैं तो उनको एक जोरदार धक्का लग रहा होता है, क्योंकि नीचे का पार्ट भी अलग हो रहा है, ऊपर का पार्ट भी अलग हो रहा है और ये लोग बीच में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें वो फील कर रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली ये कॉन्टैक्ट में होते हैं
ग्राउंड कंट्रोल रूम से। उसके बाद जब 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचते हैं, उसके बाद से फिर धीरे 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 यहाँ की जो स्थितियां हैं, ग्राउंड पे जो स्थितियां हैं, उसको मापा जाता है, उसको देखा जाता है, और फिर उस हिसाब से वो धीरे धीरे उनकी जो स्पीड है वो कम की जाती है। जब ये 3 किलोमीटर पे आ जाते हैं, जब ये 5 किलोमीटर पे आ जाते हैं, लगातार ये कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर में जब ये एंट्री कर रहे होते हैं, उस वक्त 5 से 7 मिनट का एक ब्लैकआउट हो जाता है, जब इनका संपर्क टूट जाता है। बस उस 7 मिनट को आप हटा दीजिए तो लगातार ये अभी 23 घंटे तक, 23 घंटे -7 मिनट्स, आप समझिए कि ये लगातार कांटेक्ट में बने होते हैं। और जब इनका स्प्लैश डाउन हो जाएगा, ये जब वहां पे उतरेंगे तो उस हैच को, उसको हैच कहते हैं टेक्निकली, जिसमें ये लोग बैठे होते हैं। आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स के केस में, उस हैच से एक एक करके ये चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इनको बाहर निकाला जाएगा। जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, वहां पे पहले से ही वो सारी चीजें होंगी जिसपे कि इनको बोर्ड किया जाएगा, और फटाफट इनको लेके जो बोर्ड रूम है, जो मेडिकल रूम है, वहां पे ले जाया जाएगा। और 7, 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज तक इनको यहाँ पे धरती के ग्रेविटेशन के हिसाब से इनको एक्लेमेटाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो लगातार, कहने का मतलब कि ये लगातार कांटेक्ट में होते हैं। सिर्फ वो 7 मिनट को हटा दीजिए, 7-8 मिनट को, तो ये लगातार 23 के 23 घंटे तक ये ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से लगातार जुड़े होते हैं। ठीक है असीम, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए तपस, जो महत्वपूर्ण जानकारी असीम मिश्रा हमको दे रहे थे कि ये जो पूरी जो प्रोसेस है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो धरती पर लौट आएंगे उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 7 दिन वो रिहैब सेंटर में रहेंगे, और वहाँ पर चूंकि एटमॉस्फेयर से वो जो है फ्रेंडली होंगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो निगरानी में उनको रखा जाएगा। मैं समझना चाहूँगा, देखिए ये भी बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों की निगरानी में जो है उनको रिहैब सेंटर में रखा जाएगा। ये जो पूरा अनडॉकिंग का प्रोसेस है, तापस आपकी नज़र में ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो कितनी ज़्यादा संवेदनशील है, कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत संवेदनशील, आपने सही कहा, शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा है आपका। संवेदनशील क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि जब आप इस तरीके से आते हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी हड्डियों में इम्पैक्ट पड़ता है जीरो ग्रेविटी का। हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग धरती पे हैं तो हमें ग्रेविटी जिस तरीके से मिलती है वैसी ग्रेविटी वहाँ पे नहीं मिलती। तो जब आप 18 दिन एक जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं, अब आप आते हैं तो आपकी हड्डियों में या फिर आपके जो मूवमेंट होती है मांसपेशियों की, वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो होता क्या है कि आपकी तबीयत भी नासाज होती है, क्योंकि वहाँ पे कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जाता है, यहाँ पे नॉर्मल नेचुरल ऑक्सीजन है, तो उसको रखा जाता है उनको मेडिसिन दी जाती है, उनको ग्लूकोज भी दिया, अगर जरूरत पड़े तो दिया जा सकता है, उनको बेड रेस्ट रखा जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है। साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट और जो डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम होती है, वो उसको लगातार निगरानी में रखते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशन है तो नहीं, अगर है तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि बहुत बार शरीर पे और फिजिकल और मानसिक दोनों इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट है, तो वो एक जानना ज़रूरी है। असीम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये पूरा जो करीब 24 घंटे 23 घंटे समझिए, उसमें सिर्फ 7 मिनट के करीब 7 या 8 मिनट होता है ये ब्लैकआउट होता है। वो ब्लैकआउट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जिस तरीके से आते हैं तो एक हवा में ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो जो केमिकल्स मिलते हैं, वो जो परत होती है, जो हीट रेजिस्टेंट की परत होती है, वो जब हाई फ्रीक्वेंसी हाई मूवमेंट होता है ना, जैसे गर्मी लगती है हाई एनर्जी की, तो उससे गर्मी पैदा होती है, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। उस ऑक्सीडाइज से पूरा वो होता है वो पूरा घिर जाता है, और इसी वजह से जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही वजह कि वो 7-8 मिनट का ब्लैकेट रहता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी चीज़ें इनको पता है, ये जो 4 टीम है, 4 मेंबर हैं, इन सबको ये पता है। और मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं ये भारत के गगनयान मिशन को एक नई ऊंचाइयाँ, एक नया बूस्ट देगा। तो भारत में तो आ ही रहे हैं, भारत के लोग तो उनके एक दीदार को तरस रहे हैं, लेकिन भारत के जो साइंटिस्ट है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो उनका और बेसब्री से इंतजार करें कि जैसे आए उनसे इंफॉर्मेशन ले, उनसे पता करें, और एक अपना भारत का स्पेस स्टेशन, गगनयान एक स्पेस स्टेशन बनाए वहाँ पे, और जिसकी पूरा विश्व इसकी तारीफ करेगा।
बिल्कुल तपस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के अंतरिक्ष अभियान के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तो है ही और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ भी है। आने वाले भविष्य में हम कितनी ज़्यादा और बेहतर तैयारियां कर सकें अंतरिक्ष के मिशन को ध्यान में रखते हुए, उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह भी लगातार बने हुए हैं। विकास, देखिए अब जब चूंकि जो शुभांशु शुक्ला का जो ड्रैगन है वो धरती के लिए रवाना हो चुका है, ऐसे में अब परिवार में और या घर पर में किस तरीके का माहौल है? यदि आपकी किसी से चर्चा हो पाई हो तो किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त शुभांशु शुक्ला के घर से देखने को मिल रही है? देखिए, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस क्षण का जब वो वापस आएंगे और खास तौर से आज जब वो वहाँ से वापसी कर रहे हैं और इसके बाद जब कल यहाँ पर दोपहर बाद 3 बजे के तकरीबन यहाँ पर पहुँचेंगे, उस घड़ी का इंतजार पूरे परिवार को था, पूरे पड़ोसी को था, पूरे लखनऊ का था, या कहें कि पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है जब शुभांशु यहाँ पर सकुशल वापस आएंगे। उसके बाद अगले नए सिरे से किस तरीके से आगे की प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग तैयार है। जिस तरीके से वहाँ पर जो शोध किए गए हैं, जो वहाँ से वो अनुभव लेकर लौट रहे हैं, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। ये क्षण जब वो वहाँ से चले हैं और इसके बाद जब लौटेंगे तो आने वाले भविष्य के लिए एक नई इबारत लिखी जाएगी, नई नीति तैयार होंगी, नई योजनाएं तैयार होंगी। तमाम सारी जो योजनाएं बनी हैं उनमें उनके अनुभव साझा किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पेस स्टेशन से जो उनकी बातचीत हुई, चाहे पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई, परिवारजनों के साथ बातचीत हुई, छात्रों के साथ बातचीत हुई, साथ ही साथ इसरो चीफ के भी साथ बातचीत हुई। तो इसरो चीफ के साथ बातचीत में यह माना जा रहा है कि गगनयान को लेकर जो तैयारियां हैं उसके मद्देनजर बातचीत हुई, और जब वो वहां से लौटकर भारत आएंगे उसके बाद आगे की तैयारियां और तेज कैसे की जाएंगी। क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 दशक में जिस तरीके से भारत अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ा है और नित्य नए टारगेट रखता जा रहा है, अपने लक्ष्यों को, सबसे बड़ी बात होती है अपने लक्ष्य साधना, सपना देखना। क्योंकि जब हम सोचेंगे नहीं, ये नहीं चाहेंगे कि हमको करना क्या है, तब तक जो है कह रहे हैं हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उन सपनों को देख लिया गया है, गगनयान की बात तय हो गई है। इसके साथ साथ एक जो बड़ा लक्ष्य है भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना, उस दिशा में भारत ने सोच रखा है। उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि भारत वहां पर पहुंचेगा, भारत का अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन होगा वहां पर। और भारत के जो युवा पीढ़ी है वो अब काफी ज्यादा इस ओर अग्रसर हो रही है। ये देखना चाह रही है कि भारत का शुभांशु जब अंतरिक्ष जा सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कोई आम आदमी जा सकता है। लखनऊ की गलियों से शुभांशु आज वहां पहुंच गए हैं, तो हर एक युवा के लिए ये एक ख्वाब, सच ख्वाब होता हुआ दिख रहा है कि वो भी अगर जहां तक जिस लक्ष्य को साधना चाहेगा वह लक्ष्य पा सकता है। बस हिम्मत होनी चाहिए। बस ऐसी सरकार है यहाँ पर जिस तरीके से मदद की है, चाहे उनके माता हों चाहे पिता हों, दोनों लोगों ने इस बात को सराहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में मदद की गई, उनकी जो बातचीत हुई है वो तो बिल्कुल उत्सुकता की बात थी ही थी, लेकिन जो सरकार ने उनकी मदद की है वहां तक जिनको पहुंचाया अंतरिक्ष तक, उसमें सरकार का भी एक बड़ा योगदान है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि जिस तरीके से जो बड़े मिशन होते हैं पीएम मोदी उसको प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं और किस तरीके से आगे की दिशा में कदम रखे जाएं, आगे कैसे बढ़ा जाए, उन सब चीजों पर काफी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। तो निश्चित रूप से हर युवा के लिए एक गौरवान्वित का क्षण है, गौरव का क्षण है, और पूरा देश इस पल का इंतजार कर रहा है जब शुभांशु लौट कर आएंगे। उसके बाद आगे हम लोग और तेज रफ्तार से और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ असीम भी बने हुए हैं। देखिए असीम, मिशन एक्सियोम जो मिशन है, एक्सियोम 4 मिशन, इसकी यदि हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, और जो जानकारी है उसमें ये बताया जा रहा है कि 31 देशों के 60 वैज्ञानिक जो हैं इस पर अध्ययन कर रहे हैं। इस लिहाज से, और इसके ग्रुप कैप्टन जो है वो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो टेक अवे है ये हमारे स्पेस मिशन के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हम कई इसके आधार पर और आगे की राह जो है हम उसको मजबूत राह बना सकते हैं। बिल्कुल पराक्रम, देखिए बाकी देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो है वो काफी मजबूती से स्पेस में है जी, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा और प्रधानमंत्री ने कई बार कहा कि ये सही समय है, बिल्कुल सही वक्त है
कि हम स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ें और स्पेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्लेयर के तौर पर सामने है। आपको याद होगा बीते दिनों 1 से 2 साल पहले हमने एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था जी। तो ये सारी चीजें हम लगातार स्पेस सेक्टर में भारत अपने आप को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कॉम्पिटिटिवनेस की बात आती है जी। हमने देखा मंगलयान की जब बात आई, उस मंगलयान को और जब मंगल की कक्षा में मंगल की सतह पर जब दूसरे देशों के जो एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे थे या फिर जो एयरक्राफ्ट पहुंचे, स्पेस क्राफ्ट पहुंचा था, उसमें कई करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। लेकिन मॉम मिशन में, मंगल मिशन में भारत ने सक्सेसफुल मिशन किया और बहुत ही कम लागत में इसको करके दिखाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाकी कंट्रीज मिशन को कामयाब से उसको पहुंचाते हैं, लेकिन खर्चा भी उनका बहुत आता है। लेकिन भारत की एक अच्छी बात है कि हम बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम लागत में उन तमाम चीजों को कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला जो भविष्य है और आने वाले वक्त में जो बड़े जो प्लेयर्स हैं या फिर जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं, वो चाहेंगे इस सफलता के बाद से कि वो भारत के मार्केट की तरफ रुख करें, इसरो की तरफ रुख करें। एक तो इसरो चूंकि गवर्नमेंट का एक पार्ट है, लेकिन आप जानते हैं पराक्रम की इस सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। तो ये सारी चीजें, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, प्राइवेट सेक्टर का इसमें आना, स्टार्टअप्स का आना, ये तमाम चीजें इंगित कर रही हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो बाकी देशों को तो लोग भूल ही जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सबकी निगाहें भारत की तरफ होंगी। अगर उनको कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना होगा या कुछ भी उनको ऊपर भेजना होगा, सैटेलाइट्स को भेजना हो सपोज, तो वो भारत की तरफ आ रहे थे और आने वाले वक्त में और भी आएंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिवनेस का मामला है उसमें भारत बिल्कुल बाजी मारता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। और लगातार जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, बजटरी सपोर्ट, वो भी इसको मिलता नजर आ रहा है। स्पेस सेक्टर काफी इसको खोल दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें उस एक एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की तरफ भारत को ले जाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि न सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं और बखूबी भारत के साथ जोड़ना चाह रहे हैं और स्पेस को और भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। पराक्रम, निश्चित रूप से ये भारत की ऐतिहासिक और स्वर्णिम सफलता हम इसको कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद असीम मिश्रा, विकास सिंह, तापस भट्टाचार्य और रतन श्रीवास्तव जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरे भारत की शुभकामनाएं शुभांशु शुक्ला के साथ हैं, सकुशल वो धरती पर लौटें, यही सबकी प्रार्थना है। और इसी के साथ इस समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।